hope all of you are studying well. So, आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं. टॉपिक, why don't we discuss about the two superpowers? टू सुपर पावर्स की बात कर ले. मैं 20th सेंचुरी की 19th सेंचुरी की सुपर पावर की बात नहीं कर रही. 20th सेंचुरी में आपको पता है कि सुपर पावर्स हुई हैं यूएसए एंड यूएसएसआर, अमेरिका एंड सोवियत यूनियन. कितनी कोल्ड वॉर और कितनी. हम लोग एंशियंट पीरियड की सुपर पावर्स की आज बात डिस्कस करेंगे. दैट इज इरानियन एम्पायर एंड रोमन एम्पायर. Hello my dear students, welcome you in YouTube channel Learning with Aradhna ma'am, and today our topic is from 11th standard history and the chapter is the third, an empire across 3 continent. एक ऐसा अंपायर जिसने 3 कॉन्टिनेंट में रूल किया. 3 कॉन्टिनेंट्स. आजकल तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है इतना डेवलप है. ओके तो आज ना कोई रूल पार कर पाए. एंशियंट पीरियड में 3 कॉन्टिनेंट, एक इतना बड़ा अंपायर कौन सा था जिसने रूल किया, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. बट एट दैट टाइम एक सिंगल अंपायर नहीं था, उसको टक्कर देने वाला भी था एक अंपायर. इसीलिए 2 सुपर पावर कहा है मैंने आते ही आपको. वो है इरानियन अंपायर. हम लोग एंशियंट पीरियड की बात कर रहे हैं. इरानियन एंड रोमन एम्पायर का डिस्कस करने जा रहे हैं. उनकी सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी, कैसे ये एम्पायर एस्टैब्लिश किए, कैसे रूल किया, ईच एंड एवरीथिंग. मैं चाहे जितने मर्जी पार्ट्स बन जाए चैप्टर के, मैं ईच एंड एवरी लाइन आई विल डिस्कस इन डिटेल. ईच एंड एवरी लाइन ऑफ योर चैप्टर आई एम गोइंग टू डिस्कस. लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. Okay, the topic is an empire across 3 continents. Third chapter of your history book, 11th standard history book. Powerful empire, I have told you the Roman and the Iranian empire की हम लोग बात करने जा रहे हैं. और ये कॉन्टिनेंट कौन कौन से जगह पे इन्होंने रूल किया? यूरोपियन कॉन्टिनेंट, और फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का नदरन पार्ट, और देन है ईस्टर्न, मिडल ईस्ट जिसको हम लोग कहते हैं एशिया. ठीक है, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप. इन 3 कॉन्टिनेंट पे इन्होंने रूल किया है. रोमन एम्पायर ने कैसे, हाउ. और ये जो पीरियड था, कौन सा पीरियड था? बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड अर्ली पार्ट ऑफ 7th सेंचुरी. ओके, जीसस क्राइस्ट. ओके, उनके बर्थ और अर्लीस्ट 7th सेंचुरी का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्टली लेट्स टेक द रोमन एम्पायर. ये रोमन एंड इरानियन एम्पायर जो थे वो एक दूसरे के राइवल थे, दुश्मन थे. एक दूसरे की पावर ज्यादा हासिल. आते ही मैंने आपको एग्जांपल क्या किया? आई बिगिन माय क्लास और वीडियो विद द यूएसएसआर एंड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. कैसे राइवल्स थे, कैसे एक दूसरे को नीचा और अपनी पावर ज्यादा शो करते थे. इफ यू रिमेम्बर, इफ यू डोंट रिमेम्बर, चेक द नेट. ओके, आजकल तो नेट पे इतना अवेलेबल है, आपका कितना मटेरियल आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा. किस तरह से कोल्ड वॉर, I have also uploaded the chapters on the Cold War, which you are going to read in the 12th standard also. Okay, so similar वैसा ही था. राइवल थे, एक दूसरे के दुश्मन जैसे थे. और ये अंपायर्स जो थे फॉट अगेंस्ट, एक दूसरे के साथ लड़ाइयां लड़ने को भी तैयार, और लड़ाइयां भी लड़ी है. अंपायर जो थे इनको सेपरेट करती थी एक नैरो सी स्ट्रीम. ओके, रिवर थी यूफ्रेट, और इसके साथ ही एक नैरो सी रिवर के साथ ही एक लैंड एरिया था. वही डिमार्केशन करता था, वही बाउंड्री था, सीमा रेखा था कि इस तरफ जो है वो ईरान है, उस तरफ जो है वो रोमन एम्पायर है. और रोमन एम्पायर जो था वो कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका, ये में इसका पूरा दबदबा था, डोमिनेशन, पूरा डोमिनेट किया हुआ था. अफ्रीका नीचे नदरन पार्ट में और यूरोप ऊपर. ओके, नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे हमारे हैं.
ठीक है। सो ये जो थे अफ्रीका सहारा डेजर्ट के नीचे, अगर आपने वर्ल्ड मैप ध्यान से देखा है, अफ्रीका और यूरोप को सेपरेट कर रहा है एक सी, और वो है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी, और यही था रोमन एम्पायर। ऊपर इटली है। नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगी आपको वर्ल्ड मैप के साथ थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, राइट नो आई डोंट हैव द, यू कैन से स्मार्ट बोर्ड और वर्ल्ड मैप तो है, I have world map. I will try to explain from that also. So ये जो है मेडिटेरेनियन सी बीच में है, जो दोनों को सेपरेट कर रहा है, और नॉट सेपरेट रोमन एम्पायर इटली जो है वो मेडिटेरेनियन सी ऊपर जो है, और नीचे भी सदर्न की तरफ भी। ओके, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ऊपर क्या है नॉर्थ, नीचे है साउथ। आपको पता है नीचे साउथ पोल है, ऊपर नॉर्थ पोल है। ऊपर नॉर्थ में भी उसका दबदबा है, यानी कि यूरोपियन में, और नीचे जो है अफ्रीकन में भी उसका डोमिनेशन है, और पूरा का पूरा कंट्रोलिंग पावर मेडिटेरेनियन सी के ऊपर भी इतना ज्यादा कैसे था, किस तरह से था। आई एम ऑल्सो गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन की उस टाइम पे ओके ये कैसे था। सिर्फ पूरा का पूरा डोमिनेशन था उसका अफ्रीका का, और रोम जो था ये पूरा का पूरा सी के दोनों डायरेक्शन में, आई हैव टोल्ड यू मेडिटेरेनियन सी के दोनों, साउथ और नॉर्थ, दोनों तरफ। नॉर्थ में तो खुद है ही है रोम बैठा हुआ इटली में, ठीक है, यूरोप में पूरा। नीचे जो है साउथ पोल में अफ्रीका है मेडिटेरेनियन सी के निचली तरफ, वहां पे भी उसने पूरा का पूरा दबदबा, रोब उसका चल रहा है, पूरा कंट्रोलिंग पावर उसकी चल रही है दोनों डायरेक्शन में। नॉर्थ में उसकी बाउंड्री थी अंपायर, जो कि 2 रिवर्स थी उसकी नॉर्थ में, यानी कि यूरोप की तरफ। यूरोप की तरफ रोमन एम्पायर की बाउंड्री कहां तक थी, राइन एंड डेन्यूब, ये रिवर्स थी, वो उसकी बाउंड्री का डिमार्केशन था, यहां तक रोमन एम्पायर था। और साउथ में जो था सहारा डेजर्ट तक। अफ्रीका में आपको पता है सहारा डेजर्ट है, नॉर्थ में पूरा मेडिटेरेनियन सी हो गया, और सहारा डेजर्ट के ऊपर वाला सारा पार्ट रोमन एम्पायर का ये पूरा का पूरा कंट्रोल था। और ईरान जो था ये कंट्रोल कर रहा था होल एरिया ऑफ द साउथ। साउथ की तरफ जो ईरान का वो एरिया था कैस्पियन सी की तरफ, और अरेबियन कंट्रीज जो है अरेबिया, उसके ऊपर कब्जा था ईरान का, और थोड़ा थोड़ा इधर अफगानिस्तान की तरफ भी एक्सटेंड कर दिया था ईरान ने कब्जा करना। ठीक है, समय लग गया पहले दोनों के अंपायर। रोमन अंपायर जो था मेडिटेरेनियन सी के साउथ की तरफ और नॉर्थ की तरफ, दोनों तरफ कंट्रोल है, उसी का रोब है, उसी का दबदबा है। रोम आपको पता है यूरोप में है, मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ की तरफ है, ऊपर वाले पार्ट में है। और जो नॉर्थ में बाउंड्री थी रोमन एम्पायर की वो राइन और डैन्यूब रिवर तक थी, और साउथ में जो था सहारा डेजर्ट तक था उसका। ठीक है, साउथ में पूरा रोब दबदबा। दूसरी तरफ ईरान, ईरान की बाउंड्रीज जो थी, ईरान कंट्रोल कर रहा था कैस्पियन सी तक, साउथ में कैस्पियन सी तक पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहा था। और ईस्टर्न अरेबिया, ईस्ट में अगर जाए अरेबिया तक, ठीक है, और अफगानिस्तान तक उसने अपनी पावर को समटाइम कई बार एक्सटेंड कर लिया था, जीत कर लिया था। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अर्ली अंपायर, ये ईरानियन एंड रोमन, स्पेशली रोमन अंपायर का हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ब्रीफली वी विल आल्सो टच द ईरानियन अंपायर। अब आज ये जी आपका यहाँ पे रोमन अंपायर जो था ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। रोमन अंपायर इतना लंबा चौड़ा फैला हुआ, इतना फैला हुआ था, रूल किया, इसके डिटेल में तो आपको पता कोई पक्के जिसको हम लोग कहले ओके डेड श्योर तो है नहीं कि दिस वाज दैट वाज मिथ स्टोरी। ओके, जो हमारे राइम्स चले हैं, जो भी हमारे हैं थोड़े बहुत सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट वी विल आल्सो डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। उससे हमें पता चल रहा है कि रोमन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 2 फेज, अर्ली फेज एंड लेट फेज। ओके, सो अर्ली फेज जो है रोमन एम्पायर का, ये किस तरह से कैसे, ये भी हम लोग डिवाइड बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, अर्ली फेज जो है रोमन एम्पायर, और लेटर फेज कि जीसस क्राइस्ट के पहले वाला और बाद किस तरह से ये फैला हुआ था, कैसे।
अब रोमन अंपायर जो है ये इतना ऑब्वियसली 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। ये रोमन अंपायर में यूरोप में तो है ही है, अफ्रीका में भी है और एशिया में भी है। तो ऑब्वियसली इसकी कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन डाइवर्स होंगे। ओके, जैसे एक कलर की रंगोली होती है, पैच वर्क होता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, और हर कलर खिल रहा है, एक दूसरे के साथ मिल रहा है। सिमिलर इनकी कल्चर भी इतनी डाइवर्सिटी थी। लैंग्वेजेस मेनली 2 थी, ग्रीक एंड लैटिन 2 लैंग्वेजेस थी मेनली रोमन एम्पायर में। और ट्रेडिशन इनके सब जो थे मिलजुल के एक दूसरे के साथ चल रहे थे ये कल्चर। बट ईरानियन में हमें इतनी डाइवर्सिटी नहीं, एज कंट्रास्ट टू रोमन एम्पायर। ईरानियन एम्पायर देयर वाज नो सच डाइवर्सिटी। वहां पे कुछ खास जिसको हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर, जैसे रोमन एम्पायर में इतनी डाइवर्सिटी, इतनी वर्सैलिटी, इतना था सब कुछ, बट यहाँ पे कुछ नहीं था। ईरानियन में कुछ नहीं था। यहाँ पे मेनली 2 डायनेस्टीज ने ही रूल किया है, और ये है पर्थियान्स एंड लेटर ससियान्स। ये 2 डायनेस्टी हैं जिन्होंने ईरानियन एम्पायर पर रूल किया है। ओके, सो इन्होंने ज्यादा कोई डाइवर्सिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, अपनी कल्चर ट्रेडिशन जो इनकी ओके है। आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन। वही सिंगल चली आ रही है। और यहाँ पे रोमन एम्पायर में ऑन द अदर हैंड सो मच कंट्रास्ट, आई हैव टोल्ड यू। सो ये जो था अफ्रीकन प्रोविंसेस भी यहाँ पे हैं अब, ठीक है। अफ्रीका पे तो किया ही हुआ है सहारा डेजर्ट के ऊपर, और उनकी कौन सी प्रोविंस है? ट्रिपोलिटेनिया। ये यहाँ पे लैटिन स्पीकिंग पीपल थे, और क्राइसेनिया यहाँ पे थे ग्रीक स्पीकिंग। ये चाहे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के थे पीपल, चाहे वो एशियन कॉन्टिनेंट के, चाहे वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के पीपल थे, दे ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ अ सिंगल रूलर। वो प्रजा किसकी थी? एक ही राजा की। उनको पता था हमारा रूलर कौन है, हमारा राजा कौन है, और किस तरह से ये सिस्टम चल रहा है। और ये सारे उसी को फॉलो, उसी के पास सुपर पावर थी रूलर के पास, और ये रिजीम स्टार्ट की थी फर्स्ट जो रूलर था। दिस रिजीम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ऑगस्टो। ऑगस्टो ने स्टार्ट की थी, जो फर्स्ट एम्परर कंसिडर किया जाता है। जो भी स्टोरीज हैं, एम्परर ये हैं, और ये बने थे 27 BCE में, और इसको प्रिंसिपे, ठीक है, कहा जाता है कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ रोम। बाकी भी उनके अंडर है, उनके रूलर हैं, बट ये राजा जो था was the emperor was had the supreme authority, supreme powerful person। उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी थी, सुप्रीम पावरफुल, बट एब्सोल्यूट पावर वर नॉट इन हिज हैंड। जैसे हम लोग तानाशाह देखते हैं, एब्सोल्यूट पावर है, जो मर्जी जैसे मर्जी जिस तरह से मर्जी करे, नॉट एट ऑल। द एम्परर वाज अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड बाय द रोम सेनेट। सिस्टम बड़ा अच्छा था। रोम एक रिपब्लिक था, सेनेट उसको इलेक्ट करती थी या चलती, उससे सलाह लेके, ठीक है, किंग अपनी भी, बट सेनेट की अपनी एक पावर थी। अब ये सेनेट में थे कौन? सेनेट में बेटा ऑल द अरिस्टोक्रेट्स। ओके बच्चे, बेटा जो रिच हाई, जो लैंड ऑर्नर थे, वेल्थियर पर्सन कह लें, अमीर, शानो शौकत वाले बहुत ज्यादा, वो सेनेट के मेंबर थे। जितने भी हाई क्लास के अरिस्टोक्रेटिक मेंबर थे वो सेनेट के मेंबर थे, और एक मेथड था, तरीका था उसको इलेक्ट करने का, और वो बराबर जो थी नेगोशिएशन या उसके अकॉर्डिंगली चलता था किंग। अब ये 2 हो गए, एक तो रूलर हो गया, 3 कॉन्टिनेंट में रूल करने वाला। ऑब्वियसली रूलर जो है मोस्ट पावरफुल, वाइज, इंटेलिजेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज वाला पर्सन होगा, तभी वो सेनेट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, साथ चल रहा है, और 3 कॉन्टिनेंट में भी रूल कर रहा है। ओके, ये हमने दोनों साथ डिस्कस कर लिए। नाउ वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज द रोमन आर्मी। आर्मी इतनी बढ़िया, उस टाइम पे कम से कम 6000 सोल्जर थे रोमन आर्मी में।
और आर्मी भी ऐसी नहीं है कि चलो जी रिक्रूट कर दो, आर्मी में लड़ाई हो रही, राजा की रिक्रूटमेंट हो रही है, जबरदस्ती से रिक्रूट कर ले, नॉट लाइक दैट। रोमन सोल्जर्स वर, आर्मी सोल्जर्स वर प्रोफेशनली ट्रेन्ड सोल्जर, they were the professional trained soldier and worked more than 25 year, इतने ज्यादा experienced person थे। उनकी सैलरी जो थी, हैंडसम सैलरी they were getting, wealthy, उनके पास भी पैसा था, और वर्किंग कंडीशन वर ऑल्सो वेरी कंटीनियंट, उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी थी, एक जिसको कह ले रिस्पेक्टफुल, डिग्निटीफुल, ठीक है। उनको एक पोस्ट थी, कोई जनरल चाहे उनकी आर्मी का हो, चाहे किंग हो, चाहे सेनेट हो, उनको बिना किसी वजह से परेशान नहीं कर सकता, कोई उनको ऑर्डर नहीं कर सकता, कोई उनको बिना किसी वजह से इंसल्ट नहीं कर सकता था। और इसके लिए अगर कुछ ऐसा केस हो जाता था तो वो एजिटेट करते थे। इतनी आर्मी में कह लो यूनिटी भी थी, समझ भी थी। इसलिए जो आर्मी थी उसकी अपनी अलग से पावर थी, एक अलग से पहचान थी। इसलिए किंग ऑब्वियसली मोस्ट पावरफुल पर्सन, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट यू कैन से दूर की सोचने वाला, जिसको हम लोग कहते हैं प्रूडेंट पर्सन था, क्योंकि आर्मी को भी साथ में, इतनी पावरफुल आर्मी को अपने साथ लेके चलना, अपनी बात समझाना, कंट्रोल, और सेनेट को भी, तो कैसे। ओके ये रोमन अंपायर के फीचर्स जो थे, दैट वाज क्वाइट डिस्टिंक्ट, बहुत खास कुछ स्पेशल फीचर्स थे, जिसकी वजह से रोमन अंपायर ने जो था वो तीनों कॉन्टिनेंट्स के ऊपर रूल किया। सो इसलिए जो तीन प्लेयर थे रोमन अंपायर के, वो थे द एम्परर, द अरिस्टोक्रेसी जो सेनेट के मेंबर थे, एंड द आर्मी। ये तीनों, और तीनों का बहुत अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट रोल था। किस तरह से फिर ये डेक्लाइन हो गया, कोलैप्स हो गया इतना पावरफुल अंपायर। ऑब्वियसली फर्स्ट तो हमें समझ लग ही रहा है कि इतने बड़े अंपायर को समझाने के लिए, चलाने के लिए, एडमिनिस्टर और चलाने के लिए सेनेट को, आर्मी 6 लाख की उस टाइम से मोर देन 6 lakhs थी, और ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज फुल पर्सन चाहिए, एम्परर चाहिए। जब हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट ही ना अच्छा, तो एक तो ये, बट दैट वी विल डिस्कस, आपको यहीं पे सस्पेंस पे छोड़ते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। I have discussed each and every line of the chapter in detail. I hope you understood very well, but still you have any problem, send me your problem in comment section, eagerly waiting for your problems. That's all from your Aradhna ma'am. That's all.